नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज बात होगी मोहब्बत के शहर की उस डर्टी पिक्चर की, जिसके खुलासे ने ताज नगरी में बड़े बड़े सफेद पोशों के होश उड़ा दिए हैं। वजह है गंदी बात के उस गंदे गिरोह का व्हाइट कॉलर कनेक्शन, जिसने आगरा में अच्छों की नींद उड़ा दी है। 3 फोन के अंदर मौजूद राज ने पुलिस के शक की सुई को अब नया नजरिया दे दिया है। दिल्ली से मुंबई और विदेशों तक फैले जिस्म फरोशी के धंधे में अब हो रहे हैं चौंकाने वाले खुलासे। जिस्म फरोशी के जिस धंधे का खुलासा 8 जुलाई को मोहब्बत की नगरी में हुआ था, अब उसकी जद में बड़े बड़े सफेद पोशों के नाम भी आ रहे हैं। इसके साथ ही हो रहे हैं कई सन्न कर देने वाले खुलासे। आखिर कैसे पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था जिस्म फरोशी का हाईटेक धंधा। पुलिस की गिरफ्त में पहुंची इस हाईटेक सेक्स रैकेट की सरगना ने पुलिस की सख्ती के बाद जो खुलासे किए हैं, उसने पूरे महकमे को भी हिलाकर रख दिया है। वजह है सेक्स रैकेट का वो नेटवर्क जिसकी जद में कई नाम हैं। इस सेक्स रैकेट की सरगना की गिरफ्तारी के बाद आगरा में कुछ सफेद पोश के होश उड़ गए हैं। सेक्स रैकेट की सरगना और उसके साथी के पास से जो 5 मोबाइल बरामद हुए हैं, उनमें शहर के बड़े नाम भी शामिल हैं और दिल्ली से मुंबई तक फैला था इस धंधे का मायाजाल। गैंग की सरगना के संपर्क में कई दलाल भी हैं जो कॉल गर्ल और ग्राहकों के बीच डील कराने का काम करते हैं। इसी साल की शुरुआत में आगरा पुलिस ने इसी धंधे के बड़े सरगना भीमा को ताजगंज पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा था। इनकी पूछताछ के दौरान काफ़ी चीज़ें निकल कर आई। इनकी मोबाइल्स जिसकी डिटेल हम लोगों ने निकालने के लिए फॉरेंसिक टीम भी लगाया है कि इनके मोबाइल्स में जो डेटा है उनको भी निकाल कर हमने एक टीम बनाई है जो स्टडी कर रहे हैं, ताकि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इन्हें सपोर्ट करते थे, कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पूरी चीज़ों में सम्मिलित रहे हैं। आगरा की जिस्म फरोशी की सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद से एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिसिया जानकारी के मुताबिक उसके पास 3 मोबाइल मिले जिनके जरिए ये काला कारोबार चलाती थी। एक मोबाइल से वो नॉर्मल बातचीत करती थी, दूसरे मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए वो ग्राहकों को कॉल गर्ल की फोटो भेजती थी और इस धंधे को अंजाम दिया जाता था, और तीसरे नंबर से वो अपने दलालों और लड़कियों के संपर्क में रहती थी। जो पूछताछ के प्रिलिमिनरी पूछताछ में कुछ होटल्स के नाम भी प्रकाश में आए थे, जिन्हों पिछली बार भी हम लोगों ने सीज कराया था, और उसके जो संचालक थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक कुछ साल पहले बड़े सेक्स रैकेट खुलासे में भी इसका नाम सामने आया था और ये महिला पहले भी जेल जा चुकी है। जेल से रिहा होने के बाद इस महिला ने इस गंदे कारोबार को और फैला दिया। इस महिला सप्लायर ने आगरा में इस गोरख धंधे का साम्राज्य खड़ा कर लिया है और डिमांड पर कॉल गर्ल को घंटों के हिसाब से ग्राहकों को परोसती है। ये जो मोबाइल्स हमने कब्जे में लिया उसे फॉरेंसिक एफएसएल लैब हम भेज रहे हैं, जहां से उनकी पूरी डेटा को हम लोग रिट्रीव करेंगे और वो एविडेंस का पार्ट होगा। उन डेटा के आधार पे जो है उन लड़कियों को जो इसमें सम्मिलित रही हैं, सहयोगी रही हैं, उनके भी बयान लिए जाएंगे और जो अपराध में शामिल रहा है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती पूछताछ में सरगना महिला ने बताया था कि वो दिल्ली और मुंबई से युवतियों को ठेके पर बुलाती है। इनमें कई विदेशी लड़कियां भी हैं। पुलिस को जांच में ये भी पता चला है कि सरगना देह व्यापार कराने के लिए होटल का 1 या 2 कमरे नहीं, बल्कि पूरा होटल ही किराए पर लेती थी। कॉल गर्ल को ठेके पर बुलाया जाता था। बुकिंग के लिए रजिस्टर में दर्ज किया जाता था कि बारात ठहरी है, पूरा होटल बुक है। पूछताछ में ये भी सामने आया कि होटलों में कॉल गर्ल के कमरे फर्जी नाम से बुक होते थे। सरगना के गिरोह में एजेंट से लेकर होटल संचालक तक शामिल हैं। 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए थे। एक फ़ोन से वो नॉर्मल लोगों से बात करती थी, वहीं दूसरे फ़ोन से वो कहीं ना कहीं कस्टमर के संपर्क में रहती थी, और तीसरे फ़ोन के ज़रिए वो कहीं ना कहीं दलालों और जो इस काले कारोबार में जो युवतियाँ जो इसमें शामिल रहती थी उनसे वो कांटेक्ट में रहती थी। ऐसे में फॉरेंसिक टीम उस मोबाइल फ़ोन को खंगाल रही है और जो सूत्रों से जानकारी मिली है, मोबाइल में कम से कम 1500 युवतियों के फ़ोटो मिले हैं। यानी कुल मिला के कहा जाए नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। पूरा जो कारोबार
व्हाट्सएप के ज़रिए चला करती थी। व्हाट्सएप कॉलिंग के ज़रिए वो ज़्यादातर लोगों से संपर्क में रहती थी। ऐसे में आगरा एसएसपी बबलू कुमार ने उसके फ़ोन को पूरी तरह से उसको फॉरेंसिक टीम को दे दिया है, जहां से कई सारे फैक्ट्स आना बाकी हैं। इसके साथ ही सर्विलांस टीम भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। इस पूरे काले कारोबार में कौन नेता, कौन अधिकारी या कौन से ऐसे पावरफुल लोग उससे जुड़े हुए थे, वो पर्दाफाश होना बाकी है। लेकिन आगरा में गिरफ्तार कर जेल भेजी गई देह व्यापार गिरोह की सरगना को पुलिस अब रिमांड पर लेने की तैयारी में है। उसके गिरोह में कितने एजेंट हैं, किन होटलों के संचालकों की मदद से देह व्यापार कर रही थी, विदेशी युवतियों को कौन भेजता था, और जिस तरीके से वो न्यू ईयर के जब नई साल की शुरुआत में कहा जा रहा है, जानकारी मिली है कि कम से कम 1500 कस्टमर को उसने लड़कियों की सप्लाई की थी। तो कुल मिला के कहा जाए, जिस फरोशी के धंधे की सबसे बड़ी सरगना से कई सारे खुलासे होने वाले हैं, और जो पूरा कारोबार को लंबे समय से जो लोग संरक्षण दे रहे थे, वो भी अब आगरा पुलिस की रडार पर हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और अब बात होगी गोल्डन चश्मे वाले गैंगस्टर की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चौबेपुर के बिकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस ने उस पर 5 लाख का इनाम घोषित किया था, जिसके बाद पश्चिमी यूपी में भी पुलिस को एक ऐसे ही कुख्यात की याद आ गई है। 2.5 लाख का इनामी कुख्यात गोल्डन चश्मे वाला गैंगस्टर्स जो पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं है। कमर्शियल ड्राइविंग ये काम था उसका, लेकिन एक रोज वो दिन भी आया जब उसकी गाड़ी का पहिया गुनाहों की गलियों में जा पहुंचा। एक चेहरा जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि एक गैंगस्टर है। फिल्मों के खलनायक का किरदार जिसके चेहरे से झलकता है। फिल्मी हीरो जैसा दिखने वाला ये वो रंगबाज है जिसके जुर्म का सिक्का पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलता है। यही वजह है कि ये बन बैठा पश्चिमी यूपी का रंगबाज। संताप नहीं मन में, एक आंख लहू मारे और दूजी प्राण पे, एक हाथ सुले वे तो एक हाथ से बांटे है खौफ तेरो सारा। बेखौफ बवंडर है, बेताज सिकंदर है, टिक पावे ना कोई थारे सामने, बादल सू भी ऊंची गाज रे रंगबाज रे। मेरठ यही वो जगह है जहां बेरापुर टीपी नगर में चरण सिंह के घर में 7 भाइयों के बीच मौजूद था एक गैंगस्टर। घर में ट्रांसपोर्ट का काम जोरों पर था, लेकिन सबसे छोटा भाई कोई और ही कहानी लिखने की तैयारी कर रहा था। ट्रांसपोर्ट के कारोबार के बीच वो इलाके की बदमाशों से मिलने गया और उसके दिमाग में जरायम का साम्राज्य बनने लगा। वक्त ने उस छोटे बच्चे का ऐसा साथ दिया कि देखते ही देखते वो जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। जिनकी शागिर्दी में उसने गुनाहों की ABCD सीखी, वो भी उसे झुककर सलाम करने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब हाथों में लगी हथकड़ी और साथ में मौजूद पुलिस फोर्स भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, और पुलिस को पस्त कर वो ऐसा भागा कि फिर उसका कोई निशान भी नहीं मिला।
लाखों का इनाम और एक खलनायक की पहचान उसके साथ ऐसी जुड़ी कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। दिनों दिन उसका खौफ बढ़ता ही गया। गोल्डन चश्मे वाली ये तस्वीर किसी फिल्म हीरो या किसी नेता की नहीं है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जरायम का बेताज बादशाह कहे जाने वाले बदन सिंह बद्दो की है, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ एसटीएफ भी तलाश रही है। लेकिन इसकी गिरफ्तारी की बात तो दूर, अब तक यह नहीं पता चल पाया है कि यह हिंदुस्तान की सरजमी पर है भी या नहीं। इस वक्त हम मेरठ के उसी मुकुट महल होटल के बाहर मौजूद हैं, जहां से 28 मार्च 2019 को बदन सिंह बद्दो पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये वही मुकुट महल होटल है, जहां पर 28 मार्च 2019 को पुलिस कस्टडी में बदन सिंह बद्दो इस होटल में पहुंचा और उसके बाद यहां से रहस्यमय ढंग से वो फरार हो गया। फिलहाल जो पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में लगाए गए थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि बदन सिंह बद्दो 28 मार्च 2019 को फतेहगढ़ की जेल से गाजियाबाद कोर्ट में 420 के मामले में पेशी पर लाया गया था, जिसके बाद वहां से पुलिस कस्टडी में बदन सिंह बद्दो इस होटल में पहुंचा और यहां से वो फरार हो। बदन सिंह की दहशत ऐसी है कि बड़े से बड़ा अपराधी भी उसके सामने पानी मांग जाता था। आइए अब आपको एक आवाज में सुनाते हैं गोल्डन चश्मे वाले इस गैंगस्टर के खौफ की कहानी। अपराध की दुनिया का वो नाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आतंक और भय का पर्याय बन चुका है, जिस पर पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा इनाम है, जिसे पहले भागने में पुलिस सरेंडर होती है और फिर उसे पकड़ने में नाकाम दिखाई देती है। बदन सिंह बद्दो फतेहगढ़ जेल से 28 मार्च को थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद के एक मुकदमे के संदर्भ में गाजियाबाद के एक न्यायालय में पेशी के लिए आया था। वहां से मेरठ में किसी तरीके से चलाया और मुकुट महल होटल ब्रह्मपुरी थाना अंतर्गत है, वहां से वो फरार हो गया। इसकी फरारी के बाद इसके सहयोग करने वालों की जिससे इसे जानकारी होती रही, ऐसे ऐसे लगभग 20 लोगों को जेल भेजा गया। इसमें 2 लोग शेष रह गए, जिसमें एक बदन सिंह बद्दो, एक उसका लड़का है। इसकी गिरफ्तारी के लिए वो जहाँ से जुड़ा हुआ है, मूल जहाँ का रहने वाला है, इसके सहयोगी साथी, इसके क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर जहाँ जहाँ इसके क्राइम हैं, जो भी इसके, इन सारे पहलुओं को लेते हुए हमारी जांच चल रही है। विवेचना जिस अपराधी को पेशी के लिए गाजियाबाद लाया गया था, उसे वापस सलाखों के पीछे पहुंचाने में पुलिस नाकाम रही। 28 मार्च 2019 का वो दिन था जब बदन सिंह बद्दो पुलिस की कस्टडी में मेरठ के मुकुट महल से इस तरह भागा कि पुलिस आज तक उसका कोई पता नहीं लगा पाई। कार्रवाई चल रही है, गिरफ्तारी का प्रयास इन सभी माध्यमों से, व अन्य जो भी सूत्र हैं और कतिपय गोपनीय सूत्र हमारे हैं, उनको भी एक्टिवेट किया गया है। और जो कुछ चीज़ें और भी पता चली हैं, जिनका भौतिक सत्यापन भी कराया जा रहा है। इसमें कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। सारी टीमें पूरी मेहनत कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसकी गिरफ्तारी होगी। और इस अभियुक्त पर 40 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। तमाम मुकदमे भी ट्रायल के आधार पर हैं, कुछ में फैसले हो गए हैं। सभी पहलुओं पर हमारी नज़र है। सर, लगभग कितना इनाम है इसके ऊपर? इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम है। इसके लड़के 25,000 रुपये का इनाम है। और ये हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा इनामी अपराध। बदन सिंह की मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो पुलिस ने कईयों को जेल पहुंचाया, लेकिन इस गोल्डन चश्मे वाले गैंगस्टर की कोई खबर पूरी फोर्स को नहीं। बदन सिंह बद्दो का आतंक कितना है, इसको जानने के लिए सुनिए देवेंद्र पाल सिंह उर्फ बंटी को, जिनके भाई को बद्दो ने बेरहमी से मार डाला था। से भाई के एक मित्र से झगड़ा हो गया था। उसके बाद जो है इसने मेरे भाई की हत्या कर दी थी। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का एक दुर्दांत अपराधी है और ये यहाँ पे सभी माफिया लोगों से ज़्यादा खतरनाक है। और ये जो है पिछले 21 साल जब से मैंने सज़ा कराई और
21 साल लग गए इसको सज़ा कराने में। इसने उस दौरान जो है 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से स्टे कराया केस को कि वो पेंडिंग में चला जाए, पेंडिंग में चला भी गया। और उसके बाद जो है हम लोगों ने इसको जो है सज़ा कराने की भरपूर कोशिश करी। हाई कोर्ट से यहाँ नहीं हो पाया तो हाई कोर्ट से यहाँ एक जज साहब आए, उनके बाद जो है ये मेरे जान के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। इसने मेरे बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी और अभी तो ये बहुत ज़्यादा जो है पीछे पड़ा हुआ है। फिर ये कस्टडी से फ़रार हो गया, उसके बाद से ये मेरी जान के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और अभी इसका मालूम नहीं है ये कहाँ है। तरह तरह की ये वो फ़ोन की सुविधा इस्तेमाल करता है, व्हाट्सएप कॉलिंग करता है, जिससे कि पुलिस इसको पकड़ने में नाकामयाब है। बदन सिंह बद्दो ने अपराध की दुनिया में 1988 में कदम रखा और पहला अपराध ही 302 यानी हत्या है। उसके बाद तो एक के बाद एक आपराधिक वारदात को अंजाम देता चला गया और आज उस पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या का प्रयास, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, रासुका जैसे बड़े अपराध इस गैंगस्टर के खिलाफ दर्ज हैं। आपको बता दें कि बद्दो पर 2 बार NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है। बदन सिंह जैसे अपराधी कैसे अपने जराइम के साम्राज्य से लोगों को डराते हैं, उसे समझने के लिए सुनिए बदन सिंह बद्दो की ऑडियो रिकॉर्डिंग। किशोरी बद्दो बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन जरा। किशोरी इन सबको बता दे, उसको वाले अजय गुजर को भी, बंटी गुजर को भी और सेठी को भी। सेठी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। सेठी को बता दे, पम्मे को, इनकी मीटिंग बिठा दे। अगर और सिकंदर का मेरी ऊपर बात हुई है लखनऊ, सिकंदर का नाम जबरदस्ती इन लोगों ने डलवाया है, रोमी ने और इजलाल ने। और ये पम्मा किशोरी और किशोरी कह रहा हूँ, पम्मा और ये अजय और बंटी गुजर और दीवान, ठीक है। वो बेकसूर है, ना वो मौके पे था ना कहीं था, वो घर पे था। उसको अगर 10 दिन तक क्लीन चिट नहीं मिली, बच्चे सबके हैं और फिर मैं बच्चे पर रखूंगा। 10 दिन में क्लीन चिट नहीं मिली मेरे बच्चे को, अगर वो कसूरवार है तो उसकी फांसी भी चढ़ा दो। और वो मुझे लेके गया, मुकदमा लाया। अगर वो नहीं है, सब जानते हैं, इसमें पुलिस का रोल नहीं है। पुलिस ये कह रही है कि बच्चे को फंसवा दिया, जबरदस्ती फंसाया, इन लोगों ने फोन करवा रहे हैं ऊपर से, पुलिस का कहना है। अगर 10 दिन तक नाम नहीं निकला उसका तो सबके बच्चे मार दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पेश में होना नहीं है। सब बच्चों अपने सेफ्टी कर लो, फिर इनको देखूंगा, पहले बच्चे देखूंगा। अगर 10 आज है 1 तारीख, अगर बच्चों को लड़ाई आ गई है, तो सिर्फ 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अल्टीमेटम। सुना आपने, ये रिकॉर्डिंग पुरानी है, लेकिन बदन सिंह के इरादों का पता इस रिकॉर्डिंग से साफ लगाया जा सकता है, जिसमें सबके बच्चे मारने की धमकी दी जा रही है। इतने बड़े अपराधी का पुलिस की हिरासत से भाग जाना कोई छोटी बात नहीं थी। इसके बाद पुलिस पर भी कई सवाल उठे थे। आरोप लगा था पुलिसिया सांठगांठ का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो का रहन सहन देखकर कोई भी उसके शौक का अंदाजा आसानी से लगा सकता है। आपको बता दें कि ये गोल्डन चश्मे वाला गैंगस्टर बड़े बड़े शौक भी रखता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो का रहन सहन देखकर कोई भी उसके शौक का अंदाजा आसानी से लगा सकता है। उसकी शानो शौकत भरी जिंदगी देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि वो एक अपराधी है। महंगी विदेशी बंदूकें, विदेशी नस्ल के कुत्ते, बुलेट प्रूफ कारों का जत्था, सीसीटीवी समेत आधुनिक सुरक्षा तंत्र, किसी महल जैसा आलीशान घर, लुई विटॉन जैसे महंगे ब्रांड के जूते और कपड़े पहनना बदन सिंह बद्दो को अन्य अपराधियों से अलग बनाता है। और उसकी फरारी के बाद से अब तक मेरठ पुलिस 20 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस का दावा है जिन जिन पर शक है कि उसने फरार होने पे बदन सिंह बद्दो की मदद की है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद है कि पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी के लिए। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तंग सी गली, उस गली में एक बंद कमरा जिसका दरवाजा 11 बजे तक नहीं खुला। उसके बाद पूरे इलाके में सिर्फ सवाल थे उस बंद दरवाजे के पीछे मौजूद मिस्ट्री के, जिसने सबको खौफ से भर दिया था। और जब वो दरवाजा खुला तो सामने थी
पंखे पर लटकी 2 लाशें और उन लाशों के पीछे मौजूद थी मौत की मिस्ट्री। इस लटकते हुए पंखे पर लिखी है गाजियाबाद के मंगतपाल और शीला की मौत की खौफनाक कहानी। कहानी जिसे कोई सुसाइड बता रहा है तो किसी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। किसी को इस बात की हकीकत नहीं पता कि क्यों इन दोनों ने जिंदगी के बदले मौत को चुना। जगह गाजियाबाद का साहिबाबाद थाना, इलाका अर्थला की श्री राम कॉलोनी। वारदात बंद कमरे में सुसाइड मिस्ट्री। दिन के 11 बज चुके थे लेकिन श्री राम कॉलोनी के इस घर का दरवाजा बंद ही था। सूरज चढ़ चुका था लेकिन रोज जल्दी उठने वाले मंगतपाल और शीला की कोई खबर नहीं थी क्योंकि बंद दरवाजे के पीछे मौजूद थी 2 मौत की मिस्ट्री जिसे यहाँ सुसाइड बताया जा रहा है। तो उसकी लड़की आई थी मुझे बुलाना, मैं बाजार से आया था। तो लड़की आई थी नहीं, वो पापा जी गेट नहीं खोल रहे, तो मैं बल्कि कपड़े भी नहीं पहन रहा था, कच्चा पहन के ऐसे ही गया मैं। तो मैंने आवाज़ मारी, ना बोले, थोड़ा गेट दबाया, नहीं खुला। फिर मैं बाहर आया, बाहर मैं देखा चारों ओर तो खिड़की खुली हुई सी नजर आई, तो फिर मैं उस पर चढ़ के खिड़की में वो झांका। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।